नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। स्वागत वाली थाली प्रारब्ध की तरफ से तैयार है और सामने है व्यालोक जी। तो आइए, भरपूर स्वागत सामग्रियों के साथ व्यालोक जी का स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार प्रभु। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं, आपको प्रणाम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। दर्शकों, व्यालोक जी और हम जुडिशरी पर लगातार बात करते हैं, अलग अलग तरीकों से बात करते हैं। मेरा प्रयास ये होता है कि जुडिशरी भारत की अगर कहीं भी कुछ सकारात्मक लेके सामने आ रही है हमारे लिए, आपके लिए, देश के लिए, समाज के लिए, तो उसे मैं सामने रखूं। वरना अदालतों को कोसने का क्रम निश्चित तौर पर उनके अपनी हरकतों की वजह से लगातार बना है। जब कोसने की बात आती है तो निश्चित तौर पर हम उन्हें खरी खोटी भी सुनाते हैं अपनी मर्यादा में रह के। जस्टिस सीजेआई हमारे जो सूर्यकांत साहब हैं, पिछले दिनों उन्होंने एक बात कही, और भारत की धरती पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन रशिया, रूस, वहां गए और उन्होंने क्या कहा उसका एक जरा क्रक्स देखिए, शुरुआत देखिए। उन्होंने कहा कि समानता की जड़ें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है। सनातन के आइकॉन कौटिल्य, भारतीय संस्कृति के आइकॉन कौटिल्य। और उन्होंने कहा कि साहब, ये जो मैग्ना कार्टा का आपका मामला है, जिसको आप कहते हैं कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में 1215 का मैग्ना कार्टा उसने जन्माया समानता के सिद्धांत को। लेकिन उन्होंने कहा कि निजी तौर पर मेरा मानना है कि इसकी जड़ें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप का है, जिसने शताब्दियों पहले समानता के सिद्धांत को सामने रख दिया था। मुझे सीजीआई के इस कथन में ये नहीं दिखता कि वो किस तरीके से प्रमाणित कर रहे हैं भारतीय सनातन पद्धति को, परंपराओं को, ज्ञान को, अध्ययन को, विज्ञान को। सवाल ये होता है कि भारत की जुडिशरी से इस तरह की चीजें भारत की संस्कृति के बारे में पिछली बार कब हमने सुना है? पहले तो मैग्ना कार्टा क्या है, और आज कौटिल्य और वर्सेस मैग्ना कार्टा इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून जब जिस पर जितनी मर्जी टैरिफ जो मजबूत है, जब आर्थिक प्रतिबंध लगा देना, जब अलग अलग देशों में जाके अराजकता पैदा कर देना, किसी के राष्ट्रपति को रातों रात टांग के लेके चले आना, ये सब हम देख रहे हैं। कौन सी समानता है साहब? लेकिन ऐसे में सीजीआई सूर्यकांत साहब जब एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक संगोष्ठी में ये कहते हैं कि हमें देखना होगा कि पूरे विश्व में समानता का सिद्धांत चल रहा है क्या, हमारे भारत में, कौटिल्य ने बहुत पहले ये दे दिया। व्यालोक जी, इसे कैसे देखेंगे आप? सीजीआई ने जो ये कहा है वो दो लक्ष्य हैं, दो लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। एक तो पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी, जिसमें मैंने आपको कहा कहां गया मैग्ना कार्टा का समानता का सिद्धांत, और दूसरा भारत के वो तमाम बीमार लोग जो सनातन भारतीयता, भारत की संस्कृति, उसको सुनते ही बिलबिला जाते हैं। सीजीआई साहब आखिर किस मूड में है, और क्या यह आंतरिक रूप से भारत की जुडिशरी का रिफॉर्म हो रहा है? एक बार फिर मैं आपके सामने वही अपना प्रश्न रखता हूं, बिंदु रखता हूं। व्यालोक जी प्लीज। सर, जुडिशरी पर मैं बाद में आऊंगा, सीजे साहब पर बाद में आऊंगा, लेकिन ये हर रोज एक नया जख्म जो सरकार दे रही है, सरकार की तरफ से, उसको लेके मैं बहुत चिंतित हूँ। बंगाल, असम, अब कितनी चीजों पर लोग ध्यान देंगे? आपकी मित्र आरफा जो है वो कितनी चीजों पर ध्यान दें? कभी बॉर्डर पर ध्यान दें, अभी मदरसे मस्जिद अवैध टूट रहे हैं, कि बंगाल पर ध्यान दें जहां संविधान को पूरी सख्ती से लागू किया जा रहा है, एक समुदाय विशेष के अधिकारों को हटाया जा रहा है, या कि अब सीजेआई साहब जिस तरह के बयान दे रहे हैं, या पूरी जुडिशरी की भाषा जिस तरह से बदल रही है, ये तो सांस्कृतिक पुनरुत्थान नहीं सर, पुनर्जागरण नहीं, ये तो सांस्कृतिक अलख जगाने वाली बात हो गई है। प्रधानमंत्री से लेकर सीजेआई तक इस देश में हिंदू राष्ट्रवाद की भाषा बोलने लगे। यह बिल्कुल ही हिंदू राष्ट्रवाद की भाषा है अगर आप मैग्ना कार्टा के ऊपर चाणक्य को रखते हैं, क्योंकि आज तक आपको भारत का नेपोलियन बताया गया, समुद्रगुप्त को,
बेचारे समुद्रगुप्त 2000 साल पहले होके गुजर गए, उनकी तुलना आप नेपोलियन से करेंगे जो वाटरलू हारा हुआ है, कांड उसका किया हुआ है। आप किसी दूसरे स्वतंत्रता सेनानी से, अर्ल से, ड्यूक से, आप महाराणा प्रताप की तुलना कर देंगे। आज तक यही था, क्योंकि यूरोप नॉर्मेटिव पावर है, अभी तक वो इसी मुगालते में है। भले ही जिहादियों ने उसकी हालत खराब कर रखी है, लेकिन ब्रिटेन को ये लगता है कि वो मानवता के लिए क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन है, जबकि वो लोग फ्यूचर्स ऑफ सिविलाइजेशन। आखिरकार जिहादियों और ईसाइयों ने मिलकर इस पूरे विश्व की 47 सभ्यताओं का नरसंहार किया है सर, दुनिया से मिटा दिए। वो सभ्यताएं चली गई 47। कैन यू बिलीव दिस? और आज ये लोग कोट पहन के, चोगा पहन के सभ्यता की बात करते हैं, इनको शर्म नहीं आती है। और जब इनके पुरखे कभी रेगिस्तान में तो हाल तक जब छिपकली खा रहे थे और बर्फ में डालते हुए महीनों भी नहाते हुए, वर्साय के राजमहल में 200 साल पहले तक नहाने की क्या व्यवस्था थी, खोज लीजिए। और ये फ्रांस, पेरिस फैशन का और हाइजीन का पूरा जखीरा लिए घूमता है। अबे नहाना तुम लोगों को नहीं आता था भाई। और तुम लोगों के कितने मुहावरे, थ्रोइंग द बेबी विद द बकेट, ये सब मुहावरे कहां से बने हैं दर्शकों? केवल सूत्र दे रहा हूं, वरना बहुत देर की भाषा हो जाएगी वार्ता, इसलिए इस सबको खोजिएगा। और मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जॉन और उसके बैरन्स के बीच हुआ एक समझौता है, जिसको इन लोगों ने हवाबाजी में कह दिया कि ये मूल है इंग्लैंड के संविधान का। और इंग्लैंड का संविधान अगर मूल है, एक समय उस साम्राज्य में सूरज नहीं डूबता था, तो मतलब पूरी दुनिया का समानता और इसका ठेका हमने ले रखा है। भले ही 300 साल पहले हम कालों को पिंजरों में रख के बेचते थे, तो क्या हुआ? हम गोरे हैं, हमारी चमड़ी देखो कितनी लाइट मार रही है। हमने ठेका लिया हुआ है पूरी दुनिया को सीधा करने का, समझाने का। और जरा एक बार थोड़ा सा इसको समझने के लिए इंग्लैंड की तत्कालीन परिस्थिति को समझिए। 5 किंग और क्वीन के अलावा 5 स्तरों में समाज विभाजित था। आपकी जाति व्यवस्था को लेके हमारे कई हिंदू भाई लोग मरते पीटते रहते हैं कि जाति व्यवस्था पर हमें खेद है, हमें शर्म आती है हिंदू होने पर। काहे शर्म आती है भाई? मैं तो जाति व्यवस्था को भी डिफेंड कर सकता हूं, और वर्ण व्यवस्था से बेहतर तो कुछ बना ही नहीं है, लेकिन वो फिर से अलग वीडियो का टॉपिक होगा। सबसे ये जो पियरीज थी, 5 सूत्री जो समाज की व्यवस्था थी, उसको पियरीज करते थे। और सबसे निचले स्तर पर, मतलब आज का खेतीहर मजदूर वगैरह समझना चाहें तो वो बैरन थे। हालांकि इनको भी लॉर्ड और लेडी कहा जाता था, लेकिन ये सबसे निचले स्तर के थे। इनके ऊपर विस्काउंट होता था, उसके ऊपर अर्ल होता था, उसके ऊपर मार्कीज होते थे, और तब जाकर ड्यूक और डचेस होते थे। अभी भी सुनते होंगे ना, ड्यूक ऑफ स्कॉटलैंड। तो मैग्ना कार्टा में समझौता हुआ क्योंकि समाज में खलबली थी। उस समाज में समझौते को आप संविधान का मूल, भारतवर्ष का मूल, पूरी दुनिया का मूल बताते रहिए, लेकिन उसमें हुआ क्या था जरा इसको बता दें, और उसके बाद चाणक्य पर चलेंगे। भैया, मैग्ना कार्टा में कहा गया कि समानता और स्वतंत्रता राजतंत्र के साथ साथ कैसे चलेगी, तो इसको कहा गया फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम। लेकिन ये बैरन्स की सेल्फ सर्विंग डील थी। बैरन्स को जो चाहिए था वो दरअसल इस पूरे इसमें दिया गया। क्या किया गया? राजा की स्थिति को कानून के अधीन कर दिया गया कि राजा कानून के ऊपर नहीं है, वह भी इसके अधीन होगा। कर वसूली में जनता की सहमति ली जाएगी, मनमानी गिरफ्तारी नहीं होगी, न्याय की एक व्यवस्था होगी, और बैरनों का शक्ति जो, उनकी शक्ति जो थी उसको संतुलित कर दिया गया। और इसी के बाद ब्रिटिश संविधान बना, या जो भी बना, व्हाटएवर। ये मैग्ना कार्टा है। अच्छा, चाणक्य साहब कब हुए? 300 ईस्वी पूर्व। अर्थशास्त्र कब लिखा? 2500 से 3000 ईस्वी पूर्व। उसमें क्या था भाई? राजतंत्रवादी थे चाणक्य, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। उन्होंने
चंद्रगुप्त को बिठाया, उन्होंने काउंसिल बनाई लेकिन चंद्रगुप्त को बिठाया। इतने बड़े डिप्लोमेट थे कि जो शत्रु का महामंत्री था, राक्षस, 6 महीना भाई साहब वेट किया। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल बिना मंत्री के था, चाणक्य अपना थे, और तब उसको अपने में लिवाया। ये प्रतिभा का सम्मान, और जिससे आज की ब्यूरोक्रेसी की ब्यूरोक्रेट्स नहीं बदलते हैं, मुख्यमंत्री और संतरी बदलते रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स वही रहते हैं। सपा के काल में भी वही नवनीत सहगल, योगी जीवा के काल में भी वही नवनीत सहगल। एक नाम याद आया तो कह दिया, बाकी सब भी वही हैं भाई, बदल थोड़े जाते हैं। आईएएस आईपीएस 2-4 का इधर उधर ट्रांसफर होता है, ऊपर के लेवल पर तो चीजें वही रहती हैं। फिर राजा प्रजा का संरक्षक है, वेलफेयर स्टेट की अवधारणा है अर्थशास्त्र में। कर वसूली प्रजा की क्षमता और हितों पर आधारित है, मतलब आप प्रजा की औकात से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। वो जो मुगलों और अंग्रेजों ने किया, जो चर्चिल ने हमारे करोड़ों लोगों को अकाल ग्रस्त करके मार दिया, वो नहीं है। और अंत में न्यायाधीशों की नियुक्ति और कठोर दंड व्यवस्था है, और उसमें वर्ण व्यवस्था के हिसाब से दंड दिया गया है। साम्राज्य की स्थिरता और प्रजा का कल्याण अंतिम उद्देश्य है। अब बताइए, मैग्ना कार्टा बड़ा कि चाणक्य बड़े कि अर्थशास्त्र बड़ा? जी बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन भारत के कथित पढ़े लिखे, अपने आप को प्रोग्रेसिव कहने वाले उन तमाम जमातों ने, हालांकि ये 2 दिन पहले उन्होंने रूस में कहा, अभी तक किसी मंच पर रोते बिलखते या रिएक्ट करते आपने देखा? और अगर नहीं देखा तो आखिर क्यों? और इसी बीच में जुडिशरी से ही जुड़ी हुई एक और खबर मैं याद करा दूं, और एक नई खबर, एक नया डेवलपमेंट भी बता दूं दर्शकों। ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, मैं स्क्रीन पे जरा ले आऊं, ये है जस्टिस स्वामीनाथन। अगर आपको याद हो जस्टिस स्वामीनाथन के बारे में तो जरा याद कीजिए, मैं याद दिला देता हूं आपको। साल 2025 में इनके खिलाफ विपक्षियों ने महाभियोग लाया। ये तमिलनाडु का जो हाई कोर्ट है वहां के जस्टिस, फैसला क्या दिया था इन्होंने? भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं का सम्मान करने वाली बात की थी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक ऑर्डर को, गृह मंत्रालय के एक ऑर्डर को अभी अभी इन्होंने फिर कैंसिल कर दिया और उसके खिलाफ फैसला दिया। फैसला क्या है जानते हैं? उन्होंने कहा, देखिए साहब, ये जो एफसीआरए का कानून अभी आप लेके आए हैं, अगर इसमें आप मठ मंदिर या इस तरह के प्रकाशन जो धार्मिक हैं, सनातनी हैं, इसके लिए अगर धन आ रहा है तो आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, वो एफसीआरए के तहत नहीं आएगा, भर भर के पैसे भेजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक ये और उदाहरण भारत की जुडिशरी से ही, और वो भी वहां जहां अभी कुछ दिनों पहले तक सनातन को डेंगू और मलेरिया बताने वाले लोगों का शासन था, और उसके बाद अब किस तरीके से वहां पर एक क्रिप्टो क्रिश्चियन का शासन आया। ये सारे बदलाव किस तरफ ले चलते हैं, और आप जरा मानसिक जांच करिए इस समय के सो कॉल्ड लिबरल गिरोहों का। ये सारी चीजें देख के आप बार बार मेरी मित्र आरफा का नाम लेते हैं, हालांकि वो कब से मेरी मित्र हैं, आपने ही बनाया है। एक दिन आप उनको मेरा मित्र बना के मानेंगे। आखिर ये कौन सा रसायन एक नया परिवर्तित हुआ है साहब, और ये दिन देखने को मिल रहा है? जी, ये जो परिवर्तन है केशव, यह परिवर्तन क्या है, इस पर अंतिम हिस्से में बात करेंगे। पहले आपने जो पूछा कि किसी का मवाद बह रहा है क्या, हा हुसैन की टोली आ गई है क्या, अभी तक दिखी नहीं है लेकिन दिखेगी। आप याद कीजिए कि अक्सर राष्ट्रवादियों को नीचा दिखाया जाता है यह कहकर, एक तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ठप्पा लगा के, और दूसरे यह कहकर कि ये तो इनके पुरखों ने पहले ही कर लिया था। अबे कर लिया था भाई, तो उसको मैं कैसे मना कर दूं? सुश्रुत की मूर्ति आज तुम्हारे वैचारिक बाप लगा रहे हैं, सुश्रुत संहिता पढ़ाई जा रही है। तुम बेवकूफ हो, तुमको अपनी विरासत पर शर्म आती है। लेकिन इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में लगाई जा चुकी है, इससे पहले ये पहली बार नहीं है। ऑस्ट्रेलिया पहली बार के बड़े मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट में लगाई जा चुकी है मूर्ति। जी बिल्कुल। और जो चालाक लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कोट अनकोट सचमुच के, वो चाहे ब्रिटिशर्स हो, जर्मन हो, अमेरिकन हो, वो तुम्हारे ज्ञान को जुगा रहे हैं।
आज संस्कृत के कम विद्वान भारतीय मिलेंगे, विदेशी ज्यादातर मिल जाएंगे। हिंदुत्व के लिए मारियावर्थ जितना लड़ रही है एकेडमिकली, उतना ही विक्रम संपत से लेके और मीनाक्षी जैन जी तक लड़ रही है। तो आपकी संख्या बढ़ रही है, इसलिए अब लजवाने का काम किया जा रहा है कि अरे ये तो पहले ही, जैसे हमने कहा कि भाई आपके विज्ञान ने राइट ब्रदर्स ने बनाया, लेकिन हमारे यहाँ फलाने जी ने वो किताबों में लिखा हुआ था। अबे हमारे माधवाचार्य को ब्रिटेन बता रहा है हमें, कैलकुलस का जनक लोग बता रहे हैं। हम लोग तो अंधकार युग में थे, हमारी तो लाइब्रेरी जला दी गई, हमारे इतिहास को पोंछ दिया गया हमारे माथे से, हम तो भूल चुके थे कि कौन लोग थे, लेकिन यही लोग याद दिला रहे हैं, यही लोग बता रहे हैं। अब आप जैसे ही कहेंगे कि कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भाषा संस्कृत है, आपको पुरातनवादी और ही ठी करने लगेंगे ये लोग, क्योंकि अब इनका कोई दांव चल नहीं रहा है। अब रोमिला थापर को कोई भी बच्चा उठता है, खड़ा होता है और टीली लीली कर देता है। पहले बड़े से बड़े लोगों का की हिम्मत नहीं होती थी कि वो रोमिला थापर या इसको कहते हैं। तो पहला कारण तो ये है कि अभी रोना धोना शुरू होगा जरूर, और कोई अपूर्वानंद टाइप का हिंदू नामधारी छद्म ही आएगा, पतित शिरोमणि नीच पामर शठ कोई आएगा और कहेगा टीली लीली है, कैसे सुश्रुत की मूर्ति लगाने से क्या हो जाएगा, क्या हम लोगों को फलानी चीज में छूट मिल जाएगा, मंदिर बनाने से क्या होगा भाई, क्या इससे समस्याएं निबट जाएंगी। और जब लाख करोड़ कमा के दे दिया तो अब छाती में दूध उतर आया है कि भगवान राम, प्रभु राम, आए रे नेवलों, आए रे गिरगिटों, उफ कमाल है। गिरगिट भी साला आत्महत्या कर लेगा तुम लोगों को देख के यार, तुम लोग इतने नीच। कार्रवाई भी हो रही, जबकि कार्रवाई भी हो रही, कार्रवाई इतनी त्वरित गति से हुई और आगे भी होगी। अभी कौन जानता है कि वो भंग होगा, क्या होगा, भाई चल रही है चीजें, और हमारा हिसाब है ना, हमारे घर का काम है। तुम कौन हो बे, तुम चलो, आप मेरी माता जी एक बड़ी अच्छी बात कहती हैं कि तुम क्या बोल रहे हो वह महत्वपूर्ण नहीं है, कौन बोल रहा है ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो अखिलेश यादव यहां तक गंगाजल में खड़े होकर भी कुछ बोलेंगे तो हम लोग नहीं मानेंगे ना। अब मोदी जी वह पैर में ही गंगाजल लगाए चाहे न लगाए, कुछ बोलेगा तो मानेंगे। योगी आदित्यनाथ कुछ भी कहेंगे तो हम मानेंगे, क्योंकि तुम लोगों ने संघर्ष नहीं किया, तुम लोगों ने कार सेवकों पर गोली चलाई। और जस्टिस स्वामीनाथन की भाषा उसी दिशा में जा रही है। न्यायिक सुधारों की हम लोग बहुत दिनों से बात करते हैं, प्रयास भी किया, पहला प्रयास वही किया। सीजेआई की भाषा बदल रही है। आप कोर्ट के फैसले देखिए, एक के बाद एक, कितनी आसानी से। भोजशाला इन लोगों ने क्या बना रखा था कि बाप रे क्या हो जाएगा, हई हो जाएगा, हव हो जाएगा। अच्छा, इस देश में देखिए जो जिन सबको बना रखा था कि खून अब बहने लगेगा, सारे मसले एकदम आराम से निपट गए। राम मंदिर इतना भव्य बन गया, कहाँ खून की नदियां बही, भोजशाला मिल गया, वाघ देवी की प्रतिमा अब आ जाए और वाघ देवी की पूजा तो शुरू हो गई, कहाँ कुछ हंगामा हुआ। अरे व्यालोक भाई, एक और चीज ऐड कर देता हूँ इसी में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बोला है कि मुहर्रम पर पहले दंगे होते थे, सड़कों पर उपद्रव होता था, और उनकी भाषा देखिएगा, शब्दों का चुनाव। उन्होंने कहा इस बार सब गायब हैं, फरार हैं, कहीं दिख नहीं रहे, मुहर्रम भी चला गया, बीत गया मुहर्रम। अब जरा वापस जुडिशरी की तरफ ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि सनातनी मूल्यों, सनातनी स्थानों, मंदिरों या परंपराओं, इन्हीं को लेकर सकारात्मक फैसले आ रहे हैं, बल्कि अगर आप देखिए तो मतदाता सूची का शुद्धिकरण, पवित्रीकरण, एसआईआर जैसे मामले पर ममता बनर्जी ने कितना प्रयास किया, तमिलनाडु ने प्रयास किया, पंजाब में भगवंत मान की सरकार ने रिट पर रिट दाखिल करके प्रयास किया एसआईआर को डिस्टर्ब करने का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं और भगाया ममता बनर्जी को। तो न सिर्फ धार्मिक सनातनी भारतीय संस्कृति, बल्कि उसी के साथ भारत की हर एक विकास के काम पर आप देखिए किस तरीके से आ रहे हैं। पहले कहीं भी कोई जाता था स्टे ऑर्डर लेके चला आता था, अवैधता पर आप देखिए 7 पेज की बुलडोजर चलाने की गाइडलाइन आज हमारे पास है। क्या आपको लगता है, क्योंकि एक बार मैं बार बार दोहरा चुका हूं, एक बार और दोहराता हूं, हरशंकर जैन सीनियर लॉयर, उनसे मैंने पूछा कि साहब ये जुडिशियल रिफॉर्म कैसे होगा,
उन्होंने कहा ये कोई फाइल में लिख के नहीं होगा, ये टू वे प्रोसेस है। एक तरफ से जुडिशरी चलेगी, दूसरी तरफ से सरकार चलेगी, और उसी में ये सारा मंथन होगा और एक दिन जुडिशियल रिफॉर्म आपको दिखाई देगा। क्या हम धीरे धीरे आंतरिक जुडिशियल रिफॉर्म की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं? ऐसा नहीं देखा जा सकता। हालांकि अभी भी तमाम कमियां बाकी हैं, छुट्टियां बाकी हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन रोशनदान खुले हैं, सकारात्मकता दिखाई दे रही है। हिंदू राष्ट्रवाद की ओर तो हम बढ़ ही रहे हैं और ये बढ़ना स्वागत योग्य कदम है। भाई स्वामीनाथन जी पर दो वाक्य बस मैं कहूंगा। आज तक आपने योग को क्या क्या बोल के बेचा विदेशों में, पश्चिमी देशों में? मोदी जी के आने से पहले और योग दिवस से पहले आपने क्या बोला कि ये हिंदुत्व का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये बहुत सेकुलर चीज है। जिम्नास्टिक कहा आपने योग को, और अध्यात्म को मेडिटेशन कहा, और आपने कहा कि ओम का नाद करना कोई जरूरी नहीं है, उस समय अल्लाह भी बोलो। आपने पूरा सेकुलरिज्म फैलाया। तो आज जब विदेश से कोई इसको सेकुलर चीज को प्रमोट करना चाहता है तो आप FCRA लगा के उसको कहे रोकेंगे? जी ये तो सेकुलर चीज है, हिंदुत्व का प्रचार है ही नहीं। और वास्तव में कहिए तो ये संवैधानिक भेदभाव, हिंदुओं से भेदभाव की जो जड़ें संविधान में है, और मैं ये दावे के साथ कहता हूं, कोई भी संविधान विशेषज्ञ आ जाए और मुझे अगर गलत साबित कर दे, हिंदुओं को 8वें दर्जे का नागरिक इस देश के संविधान ने बनाया है। इस बात को कोई भी सिद्ध कर दे गलत, मैं आज से ये बात नहीं कहूंगा। इसकी शुरुआत की है जस्टिस स्वामीनाथन ने कि उस भेदभाव को मिटाइए। उन्होंने कहा कि सेकुलर है तो सेकुलर है, और अगर सेकुलरिज्म को आप बढ़ावा दे सकते हैं तो दीजिए, भाई FCRA की जरूरत नहीं है, रहने दीजिए। वरना और इस मामले में हिंदू, और इस मामले में तो उन्होंने अमित शाह जी के गृह मंत्रालय का फैसला पलट दिया। भाई उन्होंने कहा नहीं चलेगा। तो ऐसा नहीं है कि पुरानी चीजों को ही, अगर ये सरकार भी कुछ कहीं गलत कर रही है तो जुडिशरी ने उसको देखा। जस्टिस इनका स्वामीनाथन जी का उदाहरण सामने है, जस्टिस CJI जो हमारे हैं सूर्यकांत साहब, उनका उदाहरण हमारे सामने है। तो निश्चित तौर पर भारत की जुडिशरी हमें बदलती हुई तो दिख रही है। अंतिम कमेंट आपका व्यालोक भाई, आज सुबह सुबह के इस कैप्सूल का। इसका मुझे सबसे बड़ा ये लगता है कि ये संवैधानिक रिफॉर्म की शुरुआत है, और ये संकेत है हिंदुओं को। अगर मूर्ख हिंदू इस संकेत को समझें तो पूरा मैदान खोल दिया है जस्टिस स्वामीनाथन ने। उन्होंने कहा है कि अब तुम अपनी परंपराओं को सांस्कृतिक अधिकार के तौर पर लड़ो और मान्यता ले लो। योग और अध्यात्म को मिल गई। अभी तक तो यही कहा जा रहा था ना कि सेकुलर है, हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं। तो ठीक है, चलो वो दरवाजा खोल के हमने उधर से तुम उसका प्रचार प्रसार करो। अब बाकी परंपराओं को लाओ संवैधानिक, ताकि कोई जज बैठ के तुम्हारे जलू कट्टू को नहीं रोक दे, तुम्हारी दही हांडी की लंबाई न छोटी कर दे, तुम्हारे अयप्पा स्वामी को विदूषित न कर दे। हमारे अयप्पा स्वामी विदूषित हुए हैं, हिंदुओं की छाती पर रोज यहाँ लात रखी जाती है। तो ये एक बड़ा कदम है। वो चांद वाले ने कहा था ना कि यह एक व्यक्ति का छोटा लेकिन मानवता का बड़ा कदम है। तो यह एक जज साहब का छोटा फैसला लेकिन जुडिशरी का भारत में बड़ा फैसला है, बड़ा कदम। बिल्कुल, और बड़ा तब हो जाता है इसका कद। और आपने जैसा कहा दर्शकों, व्यालोक जी ने जो कहा कि अब अपॉर्चुनिटी सामने है, मौका सामने है, हमें आगे बढ़ के इन सारी चीजों को क्लेम करना है। और तो और सूर्यकांत साहब ने तो ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा दिया, और बाकायदा उन्होंने उदाहरण दिया। मैंने अपने इंटरव्यू में बताया, उन्होंने कहा कि जब जिस पर टैरिफ लगा देना, जब जिसको डिस्टर्ब कर देना, कौन सी समानता की बात कर रहे हैं। अगर मैग्ना कार्टा ने बहुत समानता ला दी तो निश्चित तौर पर व्यालोक जी ने जो कंक्लूजन दिया कि ये भारत के सनातनियों के पास मौका है, सकारात्मक रहिए, सकारात्मक रूप से इन सारी चीजों को आगे बढ़ते हुए देखिए। इसीलिए मैं कहता हूँ इन 2 उंगलियों की ताकत यहाँ तक हमें ले आती है जो आज हम देख रहे हैं। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपने ये चर्चा इस विषय पर कहीं और नहीं सुनी होगी। निश्चित तौर पर अगर सुनी होगी तो जरूर नीचे बताइएगा, वरना प्रारब्ध के इस मंच पर इस तरह के सकारात्मक पड़ों को हम लेके आपके सामने आते रहेंगे। अगर यह वीडियो विशेष रूप से आपके लिए कुछ सार्थक बात करता हो तो इसे आगे जरूर बढ़ाइएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब करके जिस तरह से स्नेह दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और हाँ,
व्यालोक जी प्रारब्ध के अलावा व्यालोक वाणी पर पाए जाते हैं, वहां भी जरूर जाइए। तो आज के अंक की समाप्ति अब यहाँ करते हैं। मुझे यानी अवनीश और व्यालोक, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।